आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट। और वेक्टर मैनेजमेंट से पहले हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ पे बात करेंगे कि वेक्टर होता क्या है। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं ना कि जो भी बीमारियां फैल रही हैं, अभी मलेरिया का हमने जिक्र किया, और जब नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जब पढ़ रहे थे तो उसने देखा कि किस तरह के कितने सारे वेक्टर्स हो सकते हैं। बीच में जो भी ज्वाइन करेंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद को म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। और 10 मिनट क्लास अगर हो जाएगी तो फिर एंट्री नहीं होगी किसी को। ओके, तो वेक्टर मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे। उसमें मेन चीज़ जो मेन बड़ी डिजीज़ें हैं उसके जो वेक्टर्स हैं, मलेरिया के, फाइलेरिया के, रज़ार के, उससे रिलेटेड जो वेक्टर मैनेजमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक तो आपने पहले भी देख रखा होगा घर में जहाँ रहते होंगे या जिस एरिया में होंगे वहाँ पे कि किस तरह से मच्छरों को कंट्रोल किया जाता है। जो मच्छर बीमारी फैला रहे हैं, मलेरिया का खास के, फाइलेरिया की मच्छर फैला रहे हैं, सबसे पहले आपको ये समझना है कि वेक्टर जो होता क्या है। जो ये हम जनरली हम वेक्टर्स देख रहे हैं, ऑर्थोपोड्स देख रहे हैं ना, ये ऑर्थोपोड एक फाइलम है। जब आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी जिसने उसको पता होगा। ऑर्थोपोड एक फाइलम है जिसकी 1, 2, 3, 5 के आसपास क्लासेस होते हैं, जिसमें से एक क्लास है इंसेक्टा। जो लोग बायोलॉजी याद होगा, प्रीति में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, और कुछ लोगों ने जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, पहले से साइंस बैकग्राउंड से, उसने पहले ही पढ़ा होगा। ऑर्थोपोड की एक क्लास जिसका नाम इंसेक्टा है, जिसको 6 पोर्ट्स होते हैं। इंसेक्टा इसलिए नाम रखा गया कि 6 पैर वाला जानवर है, ठीक है। 6 पोर्ट्स होने की वजह से इनका नाम रखा गया इंसेक्टा क्लास में। अदर भी क्लास है उसके, आर्किमीडिया है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, कस्कट्टा है, उसके बाद जो है चिलोपोडा है, ये सब क्लासेस हैं इसके, ठीक है। लेकिन इंसेक्टा पूरे 4 क्लास में जो इंसेक्टा जो एक क्लास है, उसी क्लास से जो ये आपके 6 स्पॉट्स वाले, जिसमें आपके ये मच्छर वगैरह भी आते हैं। फिर ये 6 स्पॉट जो 2 में डिवाइड होते हैं, एक होता है विंग्ड में, एक नॉन विंग्ड में। विंग्ड वाले जो मॉस्किटोज आते हैं, जो उड़ते हैं, मतलब उसकी पूरी लाइफ साइकिल में वो आपको एग से, देखिए जो मेटामॉर्फोसिस होता है ना, एग से लार्वा में गया, लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से एडल्ट फॉर्म में जाता है, ये विंग्ड वाले करते हैं, जिसमें मॉस्किटोज आते हैं आपके। नॉन विंग्ड जो होता है उसमें सीधे आपको एग से निम्फ बनेगा, और निम्फ से वो प्यूपा के फॉर्म में नहीं जाना है उसको, वो सीधे आपको एडल्ट बन जाता है, जिसमें आपको फ्लीज वगैरह आती है, ठीक है। ये फुल टाइम पैरासाइट्स होते हैं। जो विंग्ड है ये फुल टाइम पैरासाइट नहीं होते, जो नॉन विंग्ड है वो फुल टाइम पैरासाइट होते हैं, ठीक है। ये अपने प्रोसेस के दौरान, ये जो पूरी प्रोसेस जो इसके डेवलपमेंट की होती है, इसके दौरान ये अपने विंग को लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक इसकी एक नॉर्मल जो आपकी मतलब खानदानी इसका सिजरा हो गया। एग से लेके ये मॉस्किटो को लार्वा तक इसको जाने में आपको 3 से 4 दिन लगता है। फिर वो लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है ये विंग्ड ऑर्थोपोड्स का, जिसमें मॉस्किटोज आता है। टोटल 2 से 3 वीक में तैयार होकर आपको एडल्ट फॉर्म में चला जाता है। आप लोग को पता होगा कि एनोफ्लीज जो है, अलग अलग जो इसकी मॉस्किटोज की क्वालिटी है, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट सिर्फ मलेरिया के लिए नहीं, फाइलेरिया के लिए भी है ये, जापानीज एन्सेफेलाइटिस के लिए भी है ये, उसके बाद ये आपको कालाजार के लिए भी है, चिकनगुनिया के लिए भी है, डेंगू के लिए भी है, ठीक है। और वाई फीवर जो था उसके लिए भी सारे वेक्टर्स जो है मॉस्किटो ग्रुप वाले इसमें काम करते फैलाते हैं। एनोफ्लीज जो हम लोग जानते हैं, एनोफ्लीज क्या करता है, वो मलेरिया को फैलाता है। इसी तरह क्यूलेक्स मच्छर आता है, जिसमें आप देखिएगा कि फाइलेरिया होता है, बुचरिया वोनक्रफ्टी जो आप लोग नाम सुना होगा, तो वो क्यूलेक्स क्या क्या फैलाता है, वो फैलाता है आपको फाइलेरिया, वो फैलाता है जापानीज एन्सेफेलाइटिस, और वेस्ट नाइल फीवर एक आता है। आगे डिजीज में सर ने पढ़ाया होगा या आएगा तो आप पढ़ेंगे, तो वो ये क्यूलेक्स की तरह होता है। एक होता है मैनसोनिया जाति उसकी वेक्टर मॉस्किटो की, जो आपको फाइलेरिया कहलाती है। उसमें जो है ब्रुजीरिया एंड मलाई करके 2 अलग अलग जो है उसकी जातियां होती है। यही मैनसोनिया से चिकनगुनिया भी होता है, चिकनगुनिया फीवर भी होता है। एक एडीज मच्छर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो डेंगू, चिकन पॉक्स और वाई फीवर के लिए जिम्मेदार होता है। इन मच्छरों को कंट्रोल करने की जो एक स्ट्रेटजी होती है, जिसमें जितने भी मेजर्स अवेलेबल हैं इसको कंट्रोल करने के, उन सबको अगर एक साथ आप अप्लाई करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट। ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर कोई एक मेथड को हम यूज करेंगे तो हो सकता है कि इसका सही से कंट्रोल हम नहीं कर पाए। इसमें बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल 3 जो है मेथड्स जो अप्लीकेबल होती है वो होते हैं। कुछ और मेजर्स भी हम इसमें लेते हैं, ठीक है।
दूसरे मेजर्स भी लेते हैं जो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। ये असल में जो ये प्रोग्राम है, ठीक है, इंसानों को या पब्लिक को प्रोटेक्ट करने का डिस्ट्रिक्ट लेवल से चलाया जाता है, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट मिशन इज टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ बाय यूजिंग साइंटिफिकली ड्राइवन इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट। जो रिसर्च के साथ आया कि क्या क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं उसको हम इसमें अप्लाई करते हैं। इसमें इस तरह से इसको हम डिजाइन करते हैं कि इसकी एफिकेसी बहुत ज्यादा हो, ज्यादा अच्छे तरीके से हम वेक्टर को किल कर पाए। दूसरे की कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो, ऐसा नहीं कि वो चीजें बहुत महंगी पड़ जाए करने में, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि ये महंगा ना हो। तीसरा क्या है, इकोलॉजिकल का ध्यान भी रखना है कि अगर मान लिया जैसे कोई हमने केमिकल यूज किया, ठीक है, और वो केमिकल स्पेस में रह गया, पानी को गंदा कर दिया या किसी और चीज को पॉल्यूट कर दिया, तो वो हमारे लिए फिर खतरनाक मसला हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो यूज कर सकते हैं, कोई भी मेजर यूज करें तो उसमें ये भी ध्यान रखें कि उसको दूसरे आपको जो इकोलॉजी पे उसका कोई अल्टीमेट कोई उसका जो है साइड इफेक्ट ना पड़े। और दूसरे सबसे बड़ी जो इसका गोल होता है कि जो वेक्टर बोर्न जितनी भी डिजीज हैं इसका ट्रांसमिशन को हमको रोक देंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन रोक देंगे। आपने देखा था कि डिजीज के फैलने में ट्रांसमिशन कितना खतरनाक होता है, किसी को आपने रोक दिया तो डिजीज वहीं पे खत्म हो जाएगी। इसके जो कंपोनेंट होते हैं उस कंपोनेंट में किसी भी प्रोग्राम को चलाने से पहले सबसे पहले क्या होता है, पता होना कि वो प्रॉब्लम है कितनी वहां। तो उसके लिए हम लोग करते हैं सर्विलेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। सर्विलेंस मतलब खोज समझ लीजिए, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं। आपको खोज करना, पता लगाना कि किस एरिया में मच्छर का कितना प्रकोप है, या मलेरिया फैल रहा है बहुत ज्यादा, या फाइलेरिया, डेंगू, ये सब सारी चीजें फैल रही है। तो आप क्या करेंगे, डिजीज का जैसे पता लगेंगे, साथ साथ आपको वेक्टर का भी कंट्रोल का पता लगाना है कि इस यहाँ वेक्टर का कितना, जैसे एपीआई हमने बताया था एनुअल पैरासाइट इंडेक्स, तो उससे पता लगाना है आपको कि उस एरिया में कितना वेक्टर है। और पूरी जानकारी जब तक आपको नहीं होगी, आप मेजर्स को अपने कहीं पे अप्लाई नहीं कर सकते। कहीं पे आपको एपीआई 2 से ज्यादा है, कहीं पे एपीआई 1 है, कहीं 0 के आसपास आ गया, कहीं 1 से कम हो गया। तो अलग अलग एरिया में सर्विलेंस के रिपोर्ट के हिसाब से ही आप उस पर काम कर सकते हैं। जब आपको सर्विलेंस एक रिपोर्ट आ जाएगी किस तरह के मेजर्स लेने हैं, तब जाके आप फिजिकल कंट्रोल्स करेंगे, जिसमें आपको फिजिकल में बचाव का मामला आता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल्स करेंगे जिसमें ढेर सारे केमिकल्स आपने देखेंगे जिसका इस्तेमाल है। माइक्रोबियल एंड केमिकल कंट्रोल्स आता है, कुछ और जो बैक्टीरियाज वगैरह का इन्वॉल्वमेंट होता है। पब्लिक आउटरीच मतलब कि लोगों को आप टीच करेंगे कि ये ऐसे सिर्फ और सिर्फ दवाओं के इस्तेमाल से, इंसेक्ट को मार देने से नहीं जाएगा। आपने फिर से अगर पानी इकट्ठा होने दिया, आपने फिर से कचरा इकट्ठा होने दिया, तो इन सारी वजहों से क्या होगा कि आपको फिर से वेक्टर आ सकता है। उसका जब वेक्टर आ जाएगा तो फिर से आपको जो है दिक्कत हो सकती है। तो पब्लिक आउटरीच में आपको जाना है। आईवीएम जो अपने आप में है वो आप देखेंगे तो ये पूरा मिला जुला के यही मामला है कि केमिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, पर्सनल प्रोटेक्शन जिसको फिजिकल कंट्रोल करते हैं, सोर्स रिडक्शन मतलब कि जहां से वो पैदा हो रहा है उसको कम करना। जैसे लगातार आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट इरिगेशन करेंगे। खेत में अगर पानी जम गया ना तो क्या होगा कि पानी जमेगा तो वहां मच्छर रहेगा, लेकिन बार बार आप वहां पे पानी जमा नहीं होने की ना होने देने की बजाय आप क्या बार बार उसको इरिगेशन करेंगे, वहां से पानी हटता चला जाएगा ना, तो आप क्या होगा कि वहां मच्छर पैदा ही नहीं हो पाएगा। वाटर का लेवल मैनेजमेंट करना। खेत है धान का, पता चला कि उसमें 2 फीट पानी लगा हुआ है 2-3 महीने से, तो मच्छर वहां पैदा होगा ही होगा। धान खेत में सबसे ज्यादा होता है। और वो नहीं होने देना है आपको, वाटर मैनेजमेंट करना है। उसको पानी को काट के दूसरी तरफ बहा दिया। लैंड फिलिंग मतलब कि उस एरिया में जहां पे भी आपको लग रहा है कि पानी एक गड्ढा बना हुआ है, पानी जमा हो सकता है, मच्छर पैदा हो सकता है, तो उसको आप फिलअप कर दीजिए। ठीक है, चैनलिंग कीजिए। कहीं एक जगह पानी है, बाकी जगह में एरिया हमने चैनलाइज कर दिया, एक जगह दूसरी जगह पानी चला जाएगा। ड्रेनिंग कर सकते हैं कि एक जगह से पानी को दूसरी जगह ड्रेन आउट करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बहुत सबसे बड़ी चीज होती है कि कम्युनिटी को इन्वॉल्वमेंट कीजिए, हेल्थ एजुकेट कीजिए। सोशल एजुकेशन बहुत जरूरी है। जितने भी मीन्स है जो पिछले भी हमने पढ़ा है, किस तरह से चीजों को हम लोगों तक जा सकते हैं, एडवर्टाइज कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। टीवी है, मास मीडिया है, पम्पलेट्स है। बैकग्राउंड में किसी का ऑफ है, साउंड आ रहा है बहुत ज्यादा, वो अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। तो इस तरह से आप जो है, मोहम्मद शमशाद आलम, बार बार कह चुका हूँ कि आप लोग बीच में जब आए तो अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स में अभी हम बात करेंगे आगे क्या क्या कर सकते हैं आप। जैसे बेड नेट्स है, या फिर आप पूरे वेल्स पहने, या पूरे कंप्लीट कपड़े आपके बदन पे होने चाहिए कि आपका हाथ पूरा ढका होना चाहिए। आप अगर बहुत ज्यादा मच्छर है तो ग्लव्स पहन सकते हैं। जो बुर्का का कंसेप्ट है वो भी है कि आप चेहरे को ढक के रखें, या फिर पूरे बॉडी में लूज कपड़े पहने के, ऐसे नहीं कि मच्छर काट के इंटर आपको पियर्स कर जाए। केमिकल्स में आप देखिएगा तो 2 तरह के उसमें बात करेंगे बायोलॉजिकल केमिकल के आगे जाके। बायोलॉजिकल पहले देख लें कि जो मछलियां आती हैं, गैम्बूजिया करके मछली आती हैं, और एक मछली आती है गप्पी करके।
इस दोनों का इस्तेमाल होता है। खेतों में छोड़ दिया या जहाँ पे वहाँ मच्छर के का जो एक्स रह रहा है वहाँ पे छोड़ दिया आपने लार्वा को, तो उसको मच्छी ये खा जाती है। मेनली अब जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें 2 मेजर्स आएंगे मच्छर को कंट्रोल करने के। पहला आएगा आपको एंटी लार्वल मेजर्स, यानी लार्वा फॉर्म में इसको खत्म कर देना है, और दूसरा फिर आप आएगा एंटी एडल्ट मेजर्स। एंटी लार्वल मेजर्स में आपको पहले क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ब्रीडिंग प्लेसेस है उसको पहले हम डिस्ट्रॉय कर दें। जहाँ पे लो लाइन एरिया है या जहाँ पे प्लेस गड्ढा वाला है उसको फिल कर दीजिएगा, तो एनोफ्लीज वहां पे नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा आपको। ठीक है, जो आपके आसपास घर के आसपास जो एरिया जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे आप कचरा फेंक रहे हैं, ठीक है, उसको आप वीकली फिल कर दीजिएगा, एडिस नहीं हो पाएगा आपको। ड्रेन है या डिचेस है या सीवर है या फिर पूल्स है जहाँ पे आपको पानी रहता है पूल्स में, उसमें क्यूलेक्स को रहने का खतरा होता है, तो आप उसको उसमें आप केमिकल छिड़काव करें, उसके पानी को रिप्लेसमेंट जल्दी जल्दी करें। ठीक है, वाटर प्लांट कहीं पे काम हो रहा है बड़ा सा, जहाँ पे पानी बहुत देर तक काम हो रहा है, वहां पर मैंसोनिया जो क्वालिटी है वेक्टर की वो जमा हो जाती है, तो उसको आप क्या करना है कि उसको वहां नहीं होने देना, जिससे आपको उसको खत्म कर देना। जब पानी वहां पे बहुत देर तक स्टेगनेंट रहेगा, उसको ट्रीटेड भी नहीं कीजिएगा, तो वहाँ मैंसोनिया जाति आपको तैयार हो जाएगी, वो डेवलप कर जाएगी, तो वहां से रहने वाले लोगों को मैंसोनिया आपने देखा था क्या क्या फैलाता है, फाइलेरिया फैलाता है, वो चिकनगुनिया फीवर करवाता है, तो वो बड़े लेवल पर बीमारी हो सकती है। दूसरा लार्विसाइडल चीजें आपको इस्तेमाल करनी है। लार्विसाइडल में आपको जो सबसे पहले होता है कि एक केरोसिन ऑयल, आपने डीजल केरोसिन सुना होगा, ये जो है सरफेस पे आप देखिएगा जो मच्छर होती है एक एंगल बना के आपके उस पर वाटर सरफेस पे होता है। जब ये केरोसिन या डीजल ऑयल आप छिड़ मिनरल जब छिड़ दीजिएगा उस पानी में, तो ये क्या करता है कि ये एक लेयर बना देता है पानी के ऊपर, तो ऑक्सीजन उसको मिल नहीं पाता, उसके लार्वा जो है मर जाते हैं। ठीक है, पेरिस ग्रीन करके एक आता है, एक केमिकल आता है जो जितने भी सरफेस फीडिंग यानी सरफेस पे फीडिंग एनोफ्लीज होता है, पानी के सरफेस पे जो फीड करते रहते हैं, उन सबको ये किल करता था पेरिस ग्रीन। उसके बाद सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जिसमें ऑर्गेनोफॉस्फेरस है, ऑर्गेनोक्लोराइड्स है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा नाम है एबेट करके आता है, आपने दूसरा जो ऑर्गेनोक्लोराइड में सुना होगा, जो 2 नाम है वो उसमें डीडीटी और बीएससी का नाम सुना होगा। ऑर्गेनोफॉस्फेट आता है जो और खतरनाक है, उसको एबेट करते हैं, तो उसको भी आप पानी पे छिड़काव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले तो चीजों को जमा नहीं होने देना है, पानी को इकट्ठे वो गड्ढे में लार्विसाइडल्स मेजर केमिकल लेने। बायोलॉजिकल कंट्रोल में आपको 3 कंट्रोल आता है। एक कंट्रोल तो आपको वो लार्वी गोरस जितनी फिश होती है, वो जो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, उस फिश को उस पानी में आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो वो उसको खत्म कर देगा, जिसमें गम्बूजिया है, गप्पी है, ठीक है, वो सब इसको जिसको आपने गरई झींगा वगैरह कहते हैं अपने बिहार में, वो उसको खत्म करे। बायोसाइड्स कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, उस पानी में अगर छोड़ दीजिएगा तो वो उसके जो है ना लार्वा को खा जाएगा। ठीक है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेशन, आईजीआर करके एक होता है, केमिकल होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं जो उसके ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है। इंसेक्ट ग्रोथ रिटार्डेशन जो है ना रेगुलेट करता है उसको, जो केमिकल्स होते हैं उसको उस पानी में छोड़ दीजिएगा, इतना टॉक्सिक होता है कि वो क्या करता है कि उसके ग्रोथ को ही रोक देता है। तो इस तरह की चीजें आप किसमें कर सकते हैं, आपको लार्विसाइडल कर सकते हैं, एंटी लार्वल कर सकते हैं। एडल्ट मेजर में आप फिर सोचेंगे कि एडल्ट जब हो गया, उसको बड़ा हो गया, अगर आपको मॉस्किटो या आपका वो, तो उसको फिर कैसे कंट्रोल करना है, तो बड़ा होने में फिर आपको क्या है, तो उसको मारना ही पड़ता है। मारने के लिए, किलिंग के लिए आपके पास स्प्रे होता है, जो बाहर हम 2 तरह से होता है, एक तो आप स्पेस में कर रहे हैं और एक दूसरा IRS बोलते हैं कि आपको इंडोर रेसिडुअल होता है, घरों में आप उसका स्प्रे करते हैं। तो जो स्पेस में करते हैं उसके लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल होता है, आप आजकल बहुत ज्यादा सरकार उसमें लगी हुई, किस तरह आप जो है ना ये वाला हर्बल ढूंढ लाए। जो गेंदा का फूल आप लोग देखते होंगे, गेंदा का जो फूल आता है, गुले दाऊद उसको यूनानी में बोलते हैं, तो उसी से तैयार होता है। आपने देखा अल्ट्रा लो वॉल्यूम जो होता है ना, वो पैरिथ्रम जो होता है वो तैयार हुआ है, बहुत बढ़िया इफेक्टिव है ये उसके लिए, स्पेस स्प्रे के लिए। जहाँ जहाँ आपको लगता है फील्ड में या पानी के ऊपर या जिस एरिया में जमा हो रहा है मच्छर, वहां पे स्प्रे कर दिया तो वो आपको उसको किल कर देगा। दूसरा एक IRS हमने बताया था कि इंडोर रेसिडुअल स्प्रे, जो पहले आपने देखा था कि WHO की तरफ से था कि BSC यूज होगा, 97 में BSC जब बैन हो गया तब DDT इस्तेमाल हुआ। DDT में देखा कि जब वो रेजिस्टेंट कर रहा है, तब उसके बाद मैलाथियोन यूज हुआ। मैलाथियोन जब रेजिस्टेंट हुआ तो फिर आपने देखा कि सिंथेटिक पैराथोराइड इस्तेमाल शुरू हुआ। तो उसका जो डोज था कि आप जब DDT इस्तेमाल करेंगे तो 1 ग्राम पर स्क्वायर मीटर, आप जो मैलाथियोन यूज करेंगे तो अच्छा उसका 2 राउंड करना है DDT का। जब मैलाथियोन आप यूज करेंगे तो उसका 3 राउंड करना है आपको 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर मीटर में। और जब सिंथेटिक पैराथोराइड्स था उसका डोज बहुत कम था, 0.25 ग्राम पर स्क्वायर मीटर में। तो उस तरह से एक इंडोर स्प्रे और एक स्पेस में स्प्रे दोनों आप कर सकते हैं।
एक जो नई टेक्निक आती है उसमें आई जेनेटिक कंट्रोल टेक्निक, ठीक है, जो गामा रेज है उसको एक्सपोज आउट करते हैं उनके एग को, मतलब कि उनको क्या कहते हैं आपको मच्छरों को। तो होता क्या है कि इतना कीमो स्टेराइल होता है ये कि ये जब फर्टिलाइज करेगा, एग जो पैदा करेगा, तो वो एग जो है ना वो हैच आउट करके आपको लार्वा में, प्यूपा में, एडल्ट में डेवलप ही नहीं हो पाता है। तो पता क्या हुआ कि आपने उसके गामा रेस से उसकी जेनेटिक इस तरह से आपने चेंज कर दिया उसके मच्छर के अंदर कि मच्छर फर्टिलाइज तो करेगा लेकिन वो उसका जो एग भी देगा, फीमेल एग भी देगी, लेकिन वो एग डेवलप होकर आपको एडल्ट नहीं बन पाएगा। तो ये एक जेनेटिक कंट्रोल बहुत बड़े लेवल पे मलेशिया में इस पर बड़ा काम हुआ है। तीसरा, जब ये आप कर लेते हैं, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, तो आपका प्रिवेंशन लेवल में जो पर्सनल प्रोटेक्शन है, जिसको आप कहते हैं फिजिकल प्रोटेक्शन, उसमें सबसे पहले खुद को बचाव करना है। खुद को बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत आजकल चलन में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग रिपेलेंट बॉडी में इस्तेमाल करते हैं, बॉडी के ऊपर रिपेलेंट लगाते हैं। उसमें 2-3 बड़ा नाम है, डीट, DEET डीट नाम है, DMP है, इंडालोन है, इथाइल हेक्सानिडोल, निडियोल, इथाइल हेक्सानिडियोल करके, ये 4-5 बड़े नाम है जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। और हाउसेज में, घर में जब आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो आप मेश लगाइए, आप अपने घरों में डबल डोर का इस्तेमाल कीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर कोई गया होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे हॉस्टल में हर गेट में डबल डोर लगा रहता है, और पहला जो डोर होता है बाहर वाला, उस डोर में आपको मेश लगी होती है, क्योंकि वहाँ मच्छर बहुत ज्यादा होता है। तो उस कंट्रोल के लिए ऑलरेडी डबल डोर सिस्टम है। तो आप जो घर बनाए उस एरिया में अगर हैं, आप भी डबल डोर इस्तेमाल कीजिए कि एक डोर हमेशा बंद हो, मच्छर आ ना सके। और उसकी मेश जो इस्तेमाल करते हैं आप, वो ना कि सिर्फ आपके डोर पे हो, आपके विंडो पे भी, ठीक है। और उसके बाद ये कि जो वायर गेज है मेश का, मतलब जो मेश है आपका, उसका भी एक नाप दिया गया है कि 25 जो है पर स्क्वायर सेंटीमीटर पे 25 होल होने चाहिए, ठीक है। उसके बारे में दिया है कि अब सबसे अच्छा है कि पर सेंटीमीटर में आपको बेहतर, तो इन जनरल है कि आपको कितना होना चाहिए, 25 पर स्क्वायर मीटर होना चाहिए। और दूसरा है कि हर सेंटीमीटर में 6 मेश होना चाहिए, ठीक है, यानी 15 मेश पर इंच होना चाहिए। इस तरह से जो मेश, यानी ऐसा नहीं कि आपकी बड़ी मेश वाली, यानी बड़ी जाली वाली आपने मॉस्किटो नेट ले आया और मॉस्किटो नेट काम ही नहीं कर रही। उसके बाद अब जो सरकार सप्लाई कर रही है उस एरिया में, तो इंसेक्टिसाइड में ऑलरेडी उसको इम्प्रेग्नेंट करके, मतलब कि उसमें डुबो के, सुखा के फिर इस्तेमाल करती है। एक तो फिजिकल बैरियर भी होता है और दूसरे केमिकल बैरियर भी हो जाएगा, कि जैसे उससे आके मच्छर उस पर चिपकेगा तो मच्छर उसमें बेहोश हो जाएगा या कुछ मर भी जाते हैं इसमें। तीसरे क्या कि जब आप कपड़ा पहने तो उसमें वेल का, बुरके का इस्तेमाल, चॉक्स पूरे वाले लंबे हो, ठीक है। अगर आप जैसे मान लिया कुछ लोग 2/3 पहनते हैं या हाफ पैंट्स बच्चे पहनते हैं या बच्चियां छोटे हैं, तो उनको पूरे सॉक्स पहनाइए आप, कि ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए अगर उस एरिया में आप कर रहे हैं तो। तीसरे यह है कि स्कूल ड्रेस जब बच्चों को आप भेज रहे हैं, तो उसके लिए कहा गया है कि उसमें आप हमेशा बच्चों को स्कूल ड्रेस में फुल ड्रेस दीजिए ऐसे एरिया में। नहीं तो क्या होगा कि फिर वो मसला ये हो जाएगा कि बच्चे जो है आपके, उनको मच्छर काट लेगा और फिर वो मलेरिया का एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी कॉम्प्लिकेंस, मोर्टिलिटी नहीं भी होती तो मॉर्बिडिटी डेवलप हो जाती है, लीवर कमजोर हो जाता है, अगर ब्लड में इन्फेक्शन हो गया तो अलग आपको क्या कहते हैं कि टेंशन हो सकती है। इसलिए इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट जो प्रोग्राम होता है, वो स्टार्ट होता है वेक्टर के सर्वेलेंस से, डिजीज सर्वेलेंस से। ये सर्वेलेंस जब आप कर लें कि भाई यहाँ इस एरिया में वेक्टर कितना है, डिजीज का क्या प्रकोप है, क्या रेट है, तब जाके आप जो रिसर्च के बिना पे आपके जो क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स वो लगाना है। उसमें सबसे पहले आपको करना वेक्टर कंट्रोल मेथड्स, जिसमें आपको देखा कि वेक्टर कंट्रोल मेथड कैसे कर सकते हैं। तो उसमें एक प्रोग्राम आया इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, जिसमें था फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। फिजिकल्स में नेट का इस्तेमाल करना है, नेट कैसे मैश होना चाहिए वो आपको बता दें। नेट का इस्तेमाल आपके बेड पे भी करना है, आपके घरों में भी करना है, खिड़की में, गेट में आपको इस्तेमाल करना है नेट का। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब कपड़े पहने तो वो कपड़े फुल होने चाहिए, वेल्स का इस्तेमाल कीजिए, ग्लव्स इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, फेस मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं जब जिस एरिया में ज्यादा मच्छर हो तो, ठीक है। घरों में देखिएगा आप धूनी देने का भी एक तरीका है कि मच्छर भगाने के लिए अलग अलग लुबान है या फिर और भी खुशबूदार अग्नियां जिसकी धुनी आप दे सकते हैं अपने घरों में, जिससे मच्छर जो मॉस्किटो रिपेलेंट होता है। उसके बाद बॉडी पे लगाने वाली भी बहुत सारी चीजें जो आप रिपेलेंट के तौर पे बॉडी पे लगाते हैं, जिसमें हमने बताया था कि डीट, DMP और इथाइल जो है, एक्सनेटियोल होता है, इंडेलॉन होता है, वो भी लोग लगाते हैं अलग अलग क्रीम्स के तौर पे। मच्छर बच्चों में अवेलेबल होगा आप देखिए, लेकिन जब भी इसको इस्तेमाल करें तो फेस पे ना करें, आंख मुंह नाक में ना जाए। केमिकल से एक लंबा आपने देखा किस तरह से हम लोग केमिकल में दो तरह से करते हैं कि एक तो रेसिडुअल स्प्रे करते हैं, इंडोर रेसिडुअल स्प्रे होता है जो घरों में, घरों के कोने में हर जगह करते हैं आप। एक करते हैं स्पेस में बाहर जहाँ पे मच्छर जमा हो सकते हैं,
आपके घर के चारों तरफ प्लिंथ एरिया में पानी जमा हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल करने के मेथड के बाद जो थर्ड पार्ट हो जाता है वो पब्लिक आउटरीच का, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का। जब भी आप ये प्रोग्राम को ड्राइव चलना है तो इसका मकसद ये होता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन, कोई भी प्रोग्राम कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के बिना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए जरूरी था कि आप जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में उनको बताएं, पहले टीच करें, उनको बताएं कि मच्छर से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उनको डराएं कि इससे क्या आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जैसे आप सिगरेट के डब्बे पे कैंसर की फोटोज डाल देते हैं कि कैंसर कैसे मुंह खराब हो गया, उसके हाथ खराब हो गए या फेफड़ा खराब हो गया। इसी तरह से कुछ आपको पम्फलेट्स या एजुकेशन लेवल सिस्टम ऐसा होना चाहिए जब तक टेरर नहीं जाएगा ना डिजीज का तब तक वो हल्के में लेते हैं, और उसको टेरर के साथ साथ पैरेलल वे में चाहिए कि उनको एजुकेट करें। एजुकेशन लेवल अच्छा होगा तो खुद उन चीजों को समझ जाएगा। और खास के ये बताएं कि कौन वनरेबल ग्रुप है, बच्चे और प्रेग्नेंट लेडी, उनको खास के प्रोटेक्शन लेवल उनका मेंटेन हो इस सारी चीजों में। तो ये सारी चीजें आपने देख लिया कि किस तरह से आपने एंटी लार्वल मेजर्स लिया और एंटी एडल्ट मेजर्स भी लिए, मॉस्किटो के खिलाफ कैसे आपको रेसिडुअल स्प्रे था। और दूसरे एक जो सबसे लास्ट चीज है वो है कि आपको लेजिस्लेशन बहुत अच्छे होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए कि आप पानी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। खास के अर्बन एरिया में तो हम लोग इसको कर लेते हैं, शहरों में बहुत हद तक हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं, जबकि अपना पटना शहर उसमें नहीं आता है। इतना बड़ा नाला 50 साल से बीच आबादी से, हर आबादी के बीच से गुजर रहा है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन जो भी इवॉल्व सिटीज है इंडिया की, वहाँ ये रूल्स बहुत बड़े लेवल पे, खास के साउथ इंडियंस इसको बड़े अच्छे लेवल पे इसको कर ले पाते हैं। लॉज का फॉलो होना, यानी कि लेजिस्लेशन का, ऑर्डर का फॉलो होना, वो भी बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें हैं जो आप डिटेल में देख सकते हैं कि और डिफरेंट क्या देखना है मलेरिया वेक्टर कंट्रोल में। ठीक है, वही चीजें हैं कि आपने जो हमने पीछे बताया कि इंडोर स्प्रे और स्पेस में स्प्रे, उसके साथ साथ जो बायोलॉजिकल और केमिकल कंट्रोल्स हैं उसको देखना है। वही सारी चीजें जो हमने सब आपको बताई, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको रिटर्न वे में लिखी हुई है कि फिजिकल कंट्रोल में हमको क्या क्या करना है, हमको बायोलॉजिकल कंट्रोल में कौन कौन सा गम्बूजिया एफिनिस जो है वो जो मछली है, मॉस्किटो फिश है, वो उसका डिटेल दिया हुआ है। माइक्रोबियल एंड केमिकल कंट्रोल्स कैसे होने, उसके बारे में यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। एंड लास्ट एंड लीस्ट द सर्विलेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है, किस तरह से उस एरिया को सर्वे करना है कि उस एरिया में एडल्ट मॉस्किटोज कितना है, या फिर टोटल आपको जो है वो क्या कहते हैं वेक्टर की कितनी उसकी रेट है, क्या क्या स्ट्रेटजीज वहाँ ली जा रही है, कैसे लोगों को हम उसके बारे में आप उसको क्या कहते हैं एजुकेट करके फिर या उनसे कैसे जानकारी ले सकते हैं, रिस्क लेवल क्या है, कौन सा वेक्टर ज्यादा है, किस डिजीज से उसका कॉरिलेशन, ये सारी चीज सर्विलेंस में आता है। पब्लिक आउटरीच में वही चीज है कि उनको समझाना है व्हाट आर द मेजर यू हैव टू टेक एंड व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। जब तक आपके प्रोग्राम सक्सेस नहीं होंगे, जब तक पब्लिक उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक साल छोड़ के ये आपको एक बार एग्जाम में आता ही आता है कि आप एक इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट पे एक सकते हैं। खैर वो अलग मामला है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग जो है फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स पढ़ेंगे। फाइलेरिया, हाँ फाइलेरिया ही शायद इसके बाद जो भी होगा, फाइलेरिया 2-3 प्रोग्राम एक साथ हो जाएगा नेक्स्ट बैच में। फाइलेरिया है और उसके बाद शायद एक है वो वाला डेंगू है या फिर कालाजार है, वो सब आएगा इंशाल्लाह। 2-3 क्लास में बाकी सारे प्रोग्राम्स खत्म हो जाएंगे, बाकी एक क्लास में 2-3 प्रोग्राम खत्म होने वाले हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम।